हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। जल अपघटन के बेस पर जो अपन इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है। उसी के दो पार्ट और एक अपन पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड और इसका जो तीसरा पार्ट है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये ओलिगोसैकेराइड कहते किसे हैं, फिर इनके एक एक दो अपन एग्जाम्पल लेंगे। सिमिलर इसी प्रकार पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं और उनके एक दो एग्जाम्पल, ये अपने को इस टॉपिक में बताना होता है। तो सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड क्या है। अपना ये जो वर्गीकरण है उसका बेस कौन है, जल अपघटन। मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास है उसे अपन क्या करेंगे, जल में अपघटित करेंगे। जल अपघटन की वजह से जो प्रोडक्ट आएगा उसके बेस पर अपन ये वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ओलिगोसैकेराइड को जैसे ही जल में अपघटित किया जाता है तो ये 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हैं। मतलब कुछ ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड इकाई बनाएंगे, कोई 3 बनाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये जल अपघटित होकर कितनी मोनोसैकेराइड इकाई दे रहे हैं, 2 से लेके 10 तक की। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी अपनी, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हो ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड हैं इनको अपन वापस वर्गीकृत कर सकते हैं। काफी पार्टों में 2 से लेकर 10 तक की इकाइयों, जिनका मतलब कोई विस्तार अपने पास अपने सिलेबस में आता नहीं है। तो इजीली एक तो वो जो 2 इकाई बनाते हो, 3 बनाते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से जो 2 मोनोसैकेराइड इकाई में टूटता है उसे अपन क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड कहेंगे। परिभाषाएं अपन इजीली बना सकते हैं सभी की, कि अगर अपन से कोई पूछे कि डाइसैकेराइड किसे कहते हैं तो अपन क्या बोलेंगे, वे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हो उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार जो 3 इकाई बनाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। 4 बनाएगा उसे टेट्रासैकेराइड। 5 बनाएगा उसे पेंटासैकेराइड। 6 पे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन डेकासैकेराइड 10 तक की। तो इसका मतलब कि ओलिगोसैकेराइड को बनने वाली मोनोसैकेराइड इकाइयों के आधार पर पुनः अपन वर्गीकृत कर सकते हैं और इस वर्गीकरण में अपने पास आ जाएगा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस प्रकार से। अब अपन अगर अपने सिलेबस की बात करें, डेफिनेशन तो आप सभी की बना सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए पेंटासैकेराइड किसे कहते हैं, तो वे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर 5 मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हो उन्हें पेंटासैकेराइड कहते हैं। समझ गए बात को। तो डेफिनेशन तो अपन सभी की बना सकते हैं और ये वैसे ये डेफिनेशन अपने सिलेबस में है भी नहीं, फिर मैं ये क्यों लिख रहा हूं, तो उसका रीजन ये है कि इनके एक एक दो एग्जाम्पल अपने दिए हुए हैं। तो बाय द वे शॉर्टली ये पूछा जा सकता है कि कोई पेंटासैकेराइड का एग्जाम्पल बताओ।
तो इसके अंदर अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो वर्बेकोस, तो ये इसलिए मैंने यहां लिखा है कि इनके एक एक जो एग्जाम्पल अपने पास हैं अपन उनको याद कर सकें, ताकि हो सकता है कि शॉर्टली ऐसा कुछ पूछा जा सके। इसके लिए अपन डाल सकते हैं स्टेकियोस। स्टेकियोस एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जो जल अपघटित होकर 4 मोनोसैकेराइड इकाई बनाता है। रेम्फिनोस जो है ये 3 मोनोसैकेराइड इकाई बनाता है। सुक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोस भी डाल सकते हो आप इसमें, ये डाइसैकेराइड है। तो इसका मतलब कि अगर अपन को शॉर्टली आप पूछा जाए कि लैक्टोस क्या है, तो यह या ये पूछ ले कि लैक्टोस कौन सा ओलिगोसैकेराइड है, तो लैक्टोस क्या है, एक डाई ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड इकाई बनाता है। इन इकाइयों में जैसे सुक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोस है, इनके अंदर क्या होता है कि 2 मोनोसैकेराइड इकाई आपस में ऑक्साइड बंध से जुड़ती हैं। कौन से बंध से जुड़ती हैं? ऑक्साइड बंध से। अगर ये ऑक्साइड बंध ग्लूकोज की तरफ से आ रहा है तो इसे कहते हैं ग्लूकोसाइडी बॉन्ड। और यदि फ्रक्टोज की तरफ से आ रहा है तो उसे फ्रक्टोसाइडी बंध कहते हैं। वैसे नॉर्मली आप इजीली क्या बोल सकते हो, उसे ऑक्साइड बंध बोल सकते हो। तो ये कुछ चीजें अपने को यहां, और ये लगभग सारे के सारे आपको पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाते हैं। लैक्टोस है, जैसे ये दूध शर्करा है तो दूध से मिल जाती है। तो ये आपका ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट हुआ है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन बता दी, ये 5 आपके सिलेबस में डाले हुए हैं तो आप इनके एग्जाम्पल डाल सकते हो। और ओलिगोसैकेराइड के बाद जब अपने पास आता है पॉलीसैकेराइड। अब इसमें तो ओलिगोसैकेराइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन दे देना, फिर बनने वाली मोनोसैकेराइड इकाई के आधार पर इसे अपन कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 5 पार्टीशन में डिवाइड किया है। वैसे मतलब 10 तक बनते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 5 के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो अभी 5 एग्जाम्पल बता देंगे। इसके अलावा ये मोस्टली जो है स्वाद में मीठे होते हैं, जल के अंदर विलयशील होते हैं। ये चीजें आप इसके बारे में लिख दोगे। अब अपन पॉलीसैकेराइड की बात करें तो सिंपल सी बात है कि मोनोसैकेराइड जिसका जल अपघटन नहीं हुआ था, ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई बना रही थी। पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई बन जाएंगी। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन बना देंगे अपन, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा करने के बाद अब अपन इनके कुछ एग्जाम्पल डाल लेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें या इसको भी अपन 2 पार्टीशन में बांट सकते हैं। ये इसके लिए कोई जल अपघटन वगैरह का बेस नहीं होगा, ये सिर्फ इनको साधारण और जटिल के रूप में अपन ले सकते हैं। साधारण
मतलब जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सिंपल हो, ठीक है ना, और जटिल। स्ट्रक्चर से मतलब है मेरा कि इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड इकाई है जो टूट रही है, वो मोनोसैकेराइड इकाई लगभग आपकी एक जैसी आए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं हो। और जटिल का मतलब उसमें एक से अधिक प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई बन जाती हो, जैसे माल्टोस है, इसमें दोनों ग्लूकोज इकाई है। सुक्रोस है, इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, तो इसमें 2 टाइप की इकाई हो गई। तो वैसे ही जिन पॉलीसैकेराइड में एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई प्रेजेंट हो, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, साधारण पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। और जिनमें एक से अधिक प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई उपस्थित हो, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, जटिल पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। क्लियर है? तो पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन दे दी, और डेफिनेशन देने के बाद आप इसे बता सकते हो कि पॉलीसैकेराइडों को संरचना के बेस पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, साधारण पॉलीसैकेराइड और जटिल पॉलीसैकेराइड। वैसे इनकी डेफिनेशन अपने है नहीं, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो। इसकी साधारण पॉलीसैकेराइड इसे किसे बोल देंगे अपन, जो एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बना हो, या ये भी बोल सकते हो कि जलप गठित होकर एक ही प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई बनाता हो, साधारण पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। और जो जलप गठित होकर एक से अधिक प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाई बनाते हैं, उन्हें अपन जटिल पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। साधारण पॉलीसैकेराइड की अगर मैं बात करूं तो उनमें मेरे पास आ जाता है स्टार्च आ जाता है। पौधों में मिलता है, आलू वगैरह जो इन बाजरा इन खूब स्टार्च होता है। और ये स्टार्च जो है ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई से मिलकर बनता है। स्टार्च के अलावा सेलुलोस पौधों में, लकड़ी में पाया जाता है। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज इकाई से बनता है। ग्लाइकोजन है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का है, ये मानव में मिलता है। तो स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, ये सब आपके पास साधारण पॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। अगर मैं जटिल पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो मेरे पास जैसे पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, ये मेरे पास जटिल पॉलीसैकेराइड है। तो ये आप जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये मोस्टली जल में अविलय पूरी तरह नहीं घुलते हैं, कुछ मात्रा में घुलता भी है, जैसे स्टार्च है। तो स्टार्च का लगभग 20% भाग जो है, 10 से 20%, ये एमिलोस संरचना से बनता है, और लगभग 80% भाग है वो एमिलोपेक्टिन संरचना का बना होता है। ये वाला पार्ट है एमिलोपेक्टिन वाला, ये जल में अविलय और एमिलोस जल में विलय है। तो इसका मतलब स्टार्च का लगभग 20% भाग जल में घुलता है और 80% भाग है वो जल में अविलय रहता है। लेकिन फिर भी अगर अपन सीधे तौर पर बात करते हैं तो अपन इससे बोलते हैं कि जल में लगभग अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, और सिंपली बात है कि ये स्वाद में मीठे नहीं होते। आलू वगैरह देखा होगा आपने, तो ये वाले सुक्रोज घर में अपन शक्कर यूज करते हैं, वो वाली, तो ये स्वाद में मीठे हैं लगभग, और ये लगभग स्वाद में या
मीठे नहीं हैं, ये बोल सकते हो। तो ये आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में बताना है। पॉलीसेकेराइड किससे कहते हैं, ये कितने टाइप का हो गया, जल में लगभग अविलय और स्वाद में स्वादहीन भी बोल सकते हो इसे। इसी वजह से पॉलीसेकेराइडों को अशर्करा भी कहा जाता है। और ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये स्वाद में जब मीठे होते हैं तो इनको शर्करा भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परिभाषा बतानी, एक एक दो दो उनके एग्जाम्पल हैं वो लिख देने, परिभाषा दे देनी, इनका दो वर्गीकरण के बारे में बता देना और ये इनके एग्जाम्पल। बस इसमें मेन जो चीज़ है वो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा है कि किसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो आप इनको थोड़ा तैयार करेंगे। बाकी डेफिनेशन वगैरह आप इजीली इनकी बना सकते हो, उनमें आपके शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन ये कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह, स्ट्रक्चर तो वैसे अपने नहीं है लेकिन इसके कार्य ये अपन। हाँ तो बच्चों अपन बात कर रहे थे कि पॉलीसेकेराइड जो है इनके वर्गीकरण के बाद अब अपन यहाँ बात करेंगे कि कार्य, ये कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है। तो देखिए बच्चों, संतुलित भोजन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है और संतुलित भोजन का एक ये प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट। वैसे मानव शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे मिल रही है, अपने को वसा से मिल रही है ना। लेकिन तुरंत, अतिशीघ्र तुरंत ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो अतिशीघ्र या तुरंत ऊर्जा मेरे को सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, अब एक काम तो इसका ये हो गया कि भाई मानव को अतिशीघ्र ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। अब जैसे अपन मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट में, अपन यहां अपन देख लेते हैं सुक्रोज, सभी परिचित है इस चीज से। सुक्रोज को अपन दैनिक जीवन में शक्कर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस कहां पे आ रहा है, सभी जानते हैं क्या कार्य करती है। लेकिन कार्य की अगर मैं बात करूं तो वहां ये सुक्रोज का भी मेन पर्पस जो है वो क्या है, ऊर्जा प्राप्ति का ही है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है, तो ये दूध के अंदर भी ऊर्जा प्राप्ति का कार्य कर रही है। जैसे अपन दूध पीते हैं तो उससे अपने को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सभी से अपने को एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एक कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं यहां, जैसे सेलुलोस, ये वाला, मैंने बताया कि सेलुलोस जो है वो कहां पे है, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो पौधों का कंकाल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेलुलोज का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंस या मुख्य उपयोग जो है वो अपने पास कहां पे आ रहा है, क्या कार्य आ रहा है इसका, पौधों को आधार प्रदान करना या उनका कंकाल, उनका ढांचा तैयार करना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। अपन जितने भी प्रकार के फर्नीचर यूज कर रहे हैं घरों में,
वो मोस्टली सेलुलोज का वहाँ यूज हो रहा है। तो सेलुलोज के रूप में अपन फर्नीचर में इसका यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज बना रहा है, इसलिए पौधों का कंकाल जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करता है। पौधों के अंदर जो ऊर्जा का संचय वो स्टार्च के रूप में होता है, तो इसका मतलब वहां स्टार्च का ये इंपॉर्टेंस हो गया। मानव के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित हो रही है। मतलब ग्लाइकोजन किसका बहुलक है या किसका पॉलीसेकेराइड है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का है। जैसे अपन अल्फा डी प्लस ग्लूकोज किसी भी माध्यम से अगर यूज कर रहे हैं तो अपने शरीर के अंदर जैसे ही ये ग्लूकोज जाएगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा अग्नाशय ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज कर रही है, एक ग्लूकागोन और दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में आप जानते हो कि ये मानव में होने वाले मधुमेह रोग को रोकता है। मतलब कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अतिरिक्त जो ग्लूकोज है, उससे ये इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में संचित हो जाती है। जैसे ही अपन को कार्य करते हैं, शरीर में एनर्जी का अभाव लगता है, उस समय ये ग्लूकागोन जो है हार्मोन्स, ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को वापस किसमें, ग्लूकोज में अपघटित कर देता है, जिससे अपने को शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करते हैं। तो ये काम किसका हुआ? ग्लूकागोन और इंसुलिन ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन, और ग्लूकागोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वहां जो शरीर को ऊर्जा की जो उपलब्धि है वो कौन करवा रहा है? ग्लाइकोजन या मोनोसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज, और ये दोनों ही कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों को ऊर्जा प्राप्ति का काम ये कर रहे हैं, मानव को ऊर्जा प्राप्ति का काम ये कर रहे हैं, पौधों की स्ट्रक्चर बनाने का काम कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य या इंपॉर्टेंस में अपन बता सकते हैं। तो मोस्टली अगर अपन बात करें तो सीधे तौर पर कार्य की अगर मैं बात करता हूं तो 2-3 कार्य मेरे पास आ रहे हैं। पहला कार्य आ गया पौधों को स्ट्रक्चर, संरचना प्रदान करना। दूसरा कार्य मेरे पास आ गया पौधों में ऊर्जा का संचय करना। तीसरा मेरे पास आ गया मानव में या सजीव को ऊर्जा प्रदान, अति शीघ्र ऊर्जा प्रदान करना। चौथा मेरे पास कार्य आ गया इसका विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे कागज निर्माण के अंदर या कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, इन सब के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य के अंदर आप ये चीजें 4-5 कार्य इसके बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपका कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। इनको आप अच्छे से क्लियर करना, समझना। इनको किसी प्रकार की कोई समस्या या प्रॉब्लम आपके बचती है तो आप मेरे को कमेंट करके वो बताइए, ताकि मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊं और अलग तरीके से उसे बताने का प्रयास करूं। तो जहां तक संभव हो, कोई भी चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो उसको कमेंट करके आप मेरे से ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।